नमस्कार। आज हम बात करेंगे डेटा इंजीनियरिंग की सोच पर और कैसे ऐसी डेटा पाइपलाइन बनाई जाए जो स्केल भी कर सकें और भरोसेमंद भी हों। हमारे पास स्रोत के तौर पर डेटा इंजीनियरिंग मानसिकता और पाइपलाइन निर्माण लेख के कुछ अंश हैं। ये डेटाब्रिक्स और AWS पर 100 दिन की डेटा इंजीनियरिंग यात्रा का हिस्सा है। इस चर्चा का मकसद है डेटा इंजीनियरिंग के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समझना, क्योंकि देखिए ये किसी भी मॉडर्न डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जैसे हैं, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, रियल टाइम एनालिटिक्स या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख कहता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी जानना काफी नहीं है, एक डेटा इंजीनियरिंग मानसिकता जरूरी है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। ये मानसिकता मतलब ये सोच शुरू होती है स्केल के लिए डिजाइन करने से। यानी ऐसी पाइपलाइन बनाना जो आगे चल के डेटा बढ़े, उसकी रफ्तार बढ़े या प्रकार बदले तो वो उसे आसानी से संभाल सके बिना किसी बड़े बदलाव के। इसके लिए जरूरी है जैसे अपाची स्पार्क या डेटाब्रिक्स जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इस्तेमाल करना, स्टोरेज और कंप्यूट को अलग रखना जैसे डेल्टा लेक के साथ होता है, और हाँ, डेटा पार्टीशनिंग को ठीक से प्लान करना। अच्छा, हाँ, ये पार्टीशनिंग वाला पॉइंट जरूरी है। लेख में एक रिटेल कंपनी का जिक्र है जिसने कथित तौर पर क्वेरी टाइम 40% घटा दिया अपाची स्पार्क और डेल्टा लेक ऑप्टिमाइजेशन से। ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है। क्या ये वाकई सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलने से हो गया? हाँ, बिल्कुल संभव है। ये सिर्फ तेज हार्डवेयर की बात नहीं है। डेल्टा लेक का जो ऑप्टिमाइज स्टोरेज फॉर्मेट है और स्पार्क की पैरेलल प्रोसेसिंग क्षमता, उसने डेटा एक्सेस करने का तरीका ही बदल दिया है। इससे बड़े पैमाने पर एनालिटिक्स करना मुमकिन हुआ। कमाल है। लेकिन सिर्फ तेज होना तो काफी नहीं है ना? अगर पाइपलाइन बार बार फेल हो जाए तो? सही कहा, बिल्कुल। इसीलिए विश्वसनीयता वो उतनी ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पाइपलाइन में विफलताएं तो आएंगी ही, ये मानकर चलना पड़ता है। एक अच्छी लचीली पाइपलाइन वो है जो ऐसी विफलताओं से खुद ही उभर सके बिना किसी इंसानी दखल के। खुद ही उभर सके कैसे? इसमें कई चीजें हैं, जैसे डेल्टा लाइव टेबल्स जैसे उपकरणों से चेक पॉइंटिंग और रीट्राई मैकेनिज्म लागू करना। ये DLT डेटा प्रोसेस करने के तरीके को आसान बनाता है और गलतियों से उबरने में मदद करता है। साथ ही ये पक्का करना कि ऑपरेशन दोबारा चलाने पर गलत नतीजे न दें, जिसे आइडेम्पोटेंट कहते हैं। आइडेम्पोटेंट मतलब एक बार चलाओ या 10 बार, नतीजा वही रहेगा। हाँ, बिल्कुल, ताकि डुप्लीकेट डेटा ना बने या कोई और गड़बड़ ना हो। और हाँ, डेटा क्वालिटी की लगातार निगरानी और स्कीमा में जो बदलाव आते हैं उन्हें संभालना, जिसके लिए डेल्टा लेक में स्कीमा एनफोर्समेंट जैसी चीजें हैं जो देखती हैं कि डेटा का स्ट्रक्चर सही रहे। समझ गया। तो ये विश्वसनीयता तो ठीक है, पर अगर पाइपलाइन बहुत महंगी हो जाए या धीमी चले तो भी तो दिक्कत है। हाँ, बिल्कुल। प्रदर्शन और लागत का ऑप्टिमाइजेशन ये साथ साथ चलते हैं। अगर डिजाइन खराब है तो पाइपलाइन बेवजह महंगी भी होगी और धीमी भी चलेगी। तो इसके लिए क्या तरीके हैं? यहाँ कुछ तरीके काफी काम आते हैं। एक है वृद्धिशील प्रसंस्करण, इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग, यानी सिर्फ नया या बदला हुआ डेटा ही प्रोसेस करना, पूरे डेटा को बार बार प्रोसेस करने के बजाय। अच्छा। दूसरा, डेल्टा या पार्किट जैसे बेहतर स्टोरेज फॉर्मेट इस्तेमाल करना। ये CSV या JSON की तुलना में स्टोरेज और क्वेरी दोनों में बेहतर होते हैं। और ऑटो स्केलिंग, कंप्यूट संसाधनों को जरूरत के हिसाब से घटाना बढ़ाना ताकि बेवजह खर्च ना हो। लेख में एक और उदाहरण था। एक मीडिया कंपनी ने सिर्फ ये वृद्धिशील इंजेक्शन अपनाकर अपनी डेटाब्रिक्स कंप्यूट लागत 50% कम कर दी। ये तो सीधा सीधा फायदा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, अक्सर इससे डेटा ज्यादा तेजी से विश्लेषण के लिए भी उपलब्ध हो जाता है। अच्छा, तो हमने बात की स्केलेबिलिटी, विश्वसनीयता, प्रदर्शन, लागत, और क्या जरूरी है इस मानसिकता में? कुछ और भी है? हाँ, बिल्कुल। सुरक्षा और अनुपालन, कंप्लायंस, खासकर जब आप संवेदनशील डेटा के साथ काम कर रहे हों। इसके लिए जरूरी है रोल आधारित एक्सेस कंट्रोल RBAC लागू करना, यह तय करना कि किसे किस डेटा तक पहुंच मिले। अच्छा। यूनिटी कैटलॉग जैसे उपकरण इसमें मदद करते हैं। साथ ही डेटा एन्क्रिप्शन, डेटा को सुरक्षित रखना जब वो स्टोर हो या नेटवर्क पर हो, और ऑडिट लॉग्स।
ऑडिट लॉग्स मतलब किसने कब क्या किया उसका रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और आखिर में लेख स्वचालन, ऑटोमेशन और अवलोकन क्षमता, ऑब्जर्वेबिलिटी पर जोर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पाइपलाइन जटिल और बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें हाथ से चलाना और उनकी निगरानी करना वो लगभग नामुमकिन हो जाता है। डालने तक की प्रक्रिया को ऑटोमेट करना, इसमें डेटाब्रिक्स एसेट बंडल्स जैसे टूल मदद कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब है पाइपलाइन की सेहत पर नजर रखना ताकि प्रॉब्लम जल्दी पकड़ में आ जाए। ओके। इसके लिए डेटाब्रिक्स ऑब्जर्वेबिलिटी डैशबोर्ड जैसे साधन है। आजकल तो एआई का इस्तेमाल भी हो रहा है इसमें, असामान्य पैटर्न पकड़ने के लिए। लेख में एक ई-कॉमर्स कंपनी का उदाहरण है जिसने CI/CD लागू करके मैनुअल गलतियों और परिनियोजन समय को 80% तक कम कर दिया। ये तो बहुत बड़ा सुधार लगता है। हाँ, और ये दिखाता है कि ऑटोमेशन और ऑब्जर्वेबिलिटी सिर्फ सुविधा नहीं है, ये आधुनिक डेटा इंजीनियरिंग की जरूरत है। तो अगर हम इसे समेटें तो मतलब ये है कि डेटा इंजीनियरिंग मानसिकता सिर्फ कोड लिखने या टूल इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये एक आर्किटेक्ट की तरह सोचना है। शुरुआत से ही स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, लागत और सुरक्षा, इन सब का ध्यान रखना। बिल्कुल सही कहा। इसी सोच को अपनाकर ही संगठन ऐसे लचीले और भविष्य के लिए तैयार डेटा सिस्टम बना सकते हैं जो बेहतर एनालिटिक्स और एआई संचालित फैसलों की नींव बने। ये सिर्फ पाइपलाइन बनाना नहीं है, बल्कि एक टिकाऊ डेटा बुनियाद तैयार करना है। श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे डेटा और उसकी जटिलता बढ़ती जा रही है, क्या ये डेटा इंजीनियरिंग मानसिकता सिर्फ इंजीनियरों तक ही सीमित रहेगी या फिर संगठन में हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी हो जाएगी जो डेटा के साथ काम करता है या उस पर निर्भर है? इस पर जरूर सोचिएगा।